अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे और रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है एक्सटर्नल और इंटरनल सिस्टम की, वो उसके मैच होने की कब मैच होगी आपस में और कब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी मीडियम में। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग के अंदर समझने के लिए आप इस फिगर पर फोकस करें। इस फिगर में देखें, ये स्टेशनरी वेव्स बनी हुई हैं, इसमें 2 लूप्स हैं। ये पॉइंट नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, लेकिन ये जो मैक्सिमम ऑसिलेशन हो रही है, इन पॉइंट्स को हम एंटी नोड कहते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स पैदा करने के लिए जब हम रस्सी को 2 पॉइंट्स के दरमियान फिक्स करते हैं, तो इसको हम एक ख़ास पॉइंट पर खींच कर छोड़ते हैं, जिससे इसमें ऑसिलेशन शुरू हो जाती है और इसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। ये किसी और फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट नहीं करता। अगर हम इस वायर को ऐसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना चाहें जो उन मखसूस फ्रीक्वेंसीज के अलावा हो जो स्टेशनरी वेव्स पैदा करती हैं, तो इस वायर में स्टेशनरी वेव पैदा नहीं होगी। तो इसको समझने के लिए हम इस फिगर में एक वायर ले लेते हैं। ये एक फिगर है और हमने इसमें एक वायर को बांधा हुआ है दोनों साइड से, जिसकी लेंथ हमने ले ली है यहाँ पर L। और हम इसमें जब स्टेशनरी वेव पैदा करना चाहते हैं, तो ये सबसे जो सिंपल फॉर्म है स्टेशनरी वेव्स की, वो ये है कि इसके 2 साइड्स जो हमने फिक्स किए हुए हैं वो नोड बन जाएं, ठीक है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो एंटी नोड बन जाए। तो ऐसी सूरत को, ये सबसे बुनियादी सूरत है या सिंपल फॉर्म है इसकी। जब हम इसको खींचकर छोड़ते हैं और इसमें ऑसिलेशन पैदा करते हैं, तो इस सूरत में इसकी जो टोटल लेंथ है उसको हम लिखेंगे λ/2 के बराबर, टोटल लेंथ को, क्योंकि 2 कंसेक्टिव नोड्स का जो डिस्टेंस होता है ये λ/2 के बराबर होता है। तो इस सूरत में अगर इसको हम कहते हैं सिंगल लूप, यानी इसमें एक लूप बन रहा है, अगर एक लूप बनेगा तो इसमें लेंथ की वैल्यू होगी λ/2। इसके बाद दूसरी सूरत ये हो सकती है इस फिगर में कि अगर हम इसी रस्सी को बजाय सेंटर से खींचने के, अगर हम इसको 1/4 पॉइंट से खींच कर छोड़ें, तो इसमें इस तरह 2 लूप्स बन जाएंगे। इसमें अब टोटल 3 नोड्स बन रहे हैं, ठीक है, और 2 जो है वो एंटी नोड हैं। ये 2 जो हैं एंटी नोड हैं। अगर हम इसको दोबारा चेक करें कि इसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर आएगी, तो आप काउंट करें, इसमें एक नोड, दूसरा नोड, ये λ/2 हो जाएगा और दूसरे और तीसरे के दरमियान फिर λ/2 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 λ/2। तो इसकी लेंथ 2 λ/2 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको हम 1/4 के बजाय 1/6 पार्ट को खींच कर छोड़ दें, तो इससे इस तरह की 3 लूप्स बन जाएंगे। 3 लूप्स बनेंगे तो इसमें बनेंगे 4 नोड बनेंगे। ये है हमारे पास 4 नोड आ गए और ये बन गए एंटी नोड। 3 एंटी नोड और 4 नोड्स बन जाएंगे। अगर हम फिर देखें लेंथ को किसके इक्वल लिखेंगे, तो इसके लिए काउंट करें λ/2 यहाँ तक, फिर λ/2 यहाँ तक, ठीक है, 2 λ/2 और थर्ड ये λ/2, यानी हाफ वेव लेंथ। तो इस तरह टोटल हो जाएगा 3 λ/2। तो ये 3 हमारे पास फिगर्स आ गई हैं। तो इस तरह अगर 5 लूप्स होंगी तो 5 λ/2 आ जाएगा, 10 लूप्स होंगी तो 10 λ/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई है कि जो L है उसको हम लिख सकते हैं फॉर n लूप्स, यानी जिसमें n एंटी नोड्स हो और n+1 नोड्स हो, यानी जो नोड होते हैं वो एंटी नोड से एक ज़्यादा बनता है। तो अगर टोटल n लूप्स हों तो उसकी लेंथ इक्वल होगी n × λ/2। तो इस तरह हम लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं 2L/n। तो जब लैम्डा की वैल्यू, अब n की वैल्यू है 0 1 2 3, 1 से शुरू हो रही है 1 2 3, तो इसका मतलब है कि लैम्डा की जो कीमतें हैं यहाँ पर,
ये भी मखसूस हैं, यानी हर वेवलेंथ यहाँ नहीं बनेगी, सिर्फ मखसूस वेवलेंथ बनेगी। जब वेवलेंथ मखसूस होगी तो फिर फ्रीक्वेंसी भी मखसूस फ्रीक्वेंसीज बनेगी, हर फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं ऑसिलेट होगी। ये जो स्ट्रिंग है ये हर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं होगी, क्योंकि एफ होता है वी ओवर लैम्डा। तो जब लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफिक होंगी तो फिर फ्रीक्वेंसीज भी स्पेसिफिक होंगी। तो आइए अब टॉपिक पर चलते हैं और इसकी रीडिंग करते हैं। Figure shows 3 standing waves, pattern oscillating modes that can be set up on a stretched string by vibrating from different points। कि स्ट्रिंग के ऊपर हम ये उसने नीचे फिगर स्केच बने हुए हैं, 3 लूप्स 3 फिगर्स बनाई हुई है, मूड्स। उसने कहा कि हम रस्सी में इस तरह की 3 वेव्स पैदा कर सकते हैं। These पैटर्न आर प्रोड्यूस ओनली एट सम शार्पली डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। मखसूस फ्रीक्वेंसी से हम इनको पैदा कर सकते हैं, हर फ्रीक्वेंसी से हम इसको पैदा नहीं कर सकते। अगर सिस्टम को इसके अलावा किसी और फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया जाए तो इसमें ऑसिलेशंस स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेगी या स्टेशनरी वेव्स। फर्ज करें इसकी लेंथ एल है, उसने कहा है, और हम इसको बारी बारी देख लेते हैं। हर एक में जो है वो नोड भी बन रहा है और एंटी नोड भी बन रहे हैं। तो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर हम इसको अटैच करते हैं तो इसके जो किनारे हैं वो नोड्स बनाएंगे 2 और दरमियान में एक एंटी नोड बनेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि ये जो पहली फिगर हमने डिस्कस की जिसमें सिंगल लूप बना था, कि इसमें एक एंटी नोड बनेगा और 2 नोड्स बनेंगे और उनका जो आपस में डिस्टेंस होगा, इसलिए हम लेंथ को लिख देंगे λ/2। और इसके बाद अगर सेकंड पैटर्न देखें तो सेकंड पैटर्न में हो सकता है कि 3 नोड्स बन जाएं, ठीक है, और 2 एंटी नोड बने। तो इसमें हम लिखेंगे l को 2 λ/2, तो ये लैम्डा की इक्वल आ जाएगा। और जब 3 लूप्स बनेंगे तो फिर हम l को लिख सकते हैं 3 λ/2। तो इस तरह हम l को n लूप्स के लिए लिख सकते हैं n λ/2 और n की वैल्यू है 1 2 3 4। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2l/n और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/λ, तो वो हो जाएगी v/2l। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इक्वेशन शोज दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी v/2l। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो v/2l का इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। अगर एक लूप बनेगा तो v/2l बनेगी, अगर 2 लूप बनेंगे तो 2v/2l एंड सो ऑन। ये जो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे ऑसिलेट हो रहा है, स्ट्रिंग ऑसिलेट हो रही है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी जब सिंगल लूप बनता है उस वक्त फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और ये फंडामेंटल कहलाती है। सेकंड हार्मोनिक में यानी जब 2 लूप्स बनते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से डबल होती है और जब 3 लूप्स बनेंगे तो उसकी 3 गुना होगी। तो इस तरीके से हम तमाम हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो चेक कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी बनेगी, अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का पता हो। अच्छा, अगर हम किसी रस्सी में स्टेशनरी वेव्स पैदा करना चाहें यहाँ पे, लेकिन हम उसमें जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ना रखें जितनी उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। मिसाल के तौर पे सिंगल लूप की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, लेकिन हम अप्लाई कर रहे हैं 110 120 जो कि उससे मैच नहीं हो रही उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, तो इससे उस रस्सी को मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी उससे उसकी स्पीड में इजाफा नहीं होगा और वो फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स की होने की वजह से उसकी ऑसिलेशन रुक जाएंगी। और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ तभी ट्रांसफ़र हो सकती है अगर हम अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी रस्सी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसके बराबर रखें। तो अगर हम इसको बराबर नहीं रखते तो उस सूरत में जो वर्क है, यानी कभी तो एक्सटर्नल सोर्स जो ऑसिलेट कर रहा है वो रस्सी पर वर्क करेगा, लेकिन कभी रस्सी जो है वो एक्सटर्नल सोर्स पर वर्क करेगी। यानी एनर्जी रस्सी में ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि कभी तो रस्सी में ट्रांसफ़र होगी, कभी रस्सी से वापस एक्सटर्नल सोर्स में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं होती। लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, एनर्जी जो है वो फ्लो करती है मुकम्मल तौर पर एक्सटर्नल सोर्स से रस्सी की इंटरनल यानी रस्सी की तरफ, और ये जो रस्सी है जो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये उस रस्सी के अंदर जो एनर्जी लॉसेज हैं
फ्रिक्शन की वजह से या सिस्टम में किसी और वजह से, तो उन फ्रिक्शनल फोर्सेस पर काबू पा लेती है और उससे इसका जो एम्पलीट्यूड है रस्सी का वो ज़्यादा हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है। यानी अगर हम ऑसिलेशंस जो रस्सी में जिस फ्रीक्वेंसी से पैदा हो रही हैं, अगर उसी फ्रीक्वेंसी की से फोर्स लगाएं एक्सटर्नल, तो उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी। अगर हम उसके अलावा फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो उस रस्सी के एम्पलीट्यूड में इजाफा होने के बजाय कमी हो जाएगी और उसकी ऑसिलेशन जो है वो रुक सकती हैं या कम हो जाएंगी। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बी पेपर का सेकंड चैप्टर।